students. So in the last class of halogen containing compounds, we have completed with the reaction mechanism of nucleophilic substitution reaction. Now very important, जब भी हम ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर आगे भी करेंगे या ये वाला चैप्टर या आगे आने वाले चैप्टर्स, हर चैप्टर के अंदर हम दो तरह की डिविजन्स ऑफ रिएक्शंस किया करेंगे. कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स, जैसे अभी हमारा चैप्टर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का चल रहा है, इसी तरह से आगे अल्कोहल्स आएंगे, फिर एल्डिहाइड्स कीटोन्स आएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे एंड सो ऑन. तो हर चैप्टर के अंदर जो दो सेक्शंस हुआ करेंगे, उनमें सेक्शन 1 हुआ करेगा प्रिपरेशन रिएक्शंस एंड सेक्शन 2 हुआ करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब हम ओवरऑल रिएक्शंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके किया करेंगे. एक, वो कंपाउंड्स को किन रिएक्शन से बनाया जा सकता है, तो वो हो गए उनके प्रिपरेशन रिएक्शंस. दूसरा, अगर वो कंपाउंड स्टार्टिंग मटेरियल हो तो वो आगे कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं. So in today's class, we first of all start with section of preparation reactions. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कंपाउंड के अंदर हो सकता है एक ही हैलोजन लगा हुआ हो. अगर कंपाउंड के अंदर केवल एक हैलोजन लगा है तो उसको हम बोल देंगे मोनोहैलाइड. अगर दो लगे हैं, दो हैलोजन्स, डाइहैलाइड. तीन हैलोजन्स, ट्राइहैलाइड्स. चार हैलोजन्स, टेट्राहैलाइड्स. इस तरह से हम जितने नंबर ऑफ हैलोजन्स उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से हम उसको टाइप ऑफ हैलाइड बोल सकते हैं. नाउ सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट मोनोहैलाइड्स हैं. सबसे पहले हम इनके कुछ कॉमन प्रिपरेशन रिएक्शंस करते हैं जी. इसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन इसके अंदर है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये हमारा सबसे पहला रिएक्शन है मोनोहैलाइड्स को बनाने का. मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं जी, फिर इसका मैकेनिज्म बताऊंगा और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर मैं एग्जांपल लूं, सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन है CH4, मीथेन. इसको अगर मैंने रिएक्ट कराया लेट अस से क्लोरीन से, क्लोरीन भी एक हैलोजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट को हम शॉर्ट में HNO लिख देते हैं जी. HNO लिख दो या UV रेज लिख दो, इसका मतलब एक ही है जी. या सनलाइट लिखा जाए, कभी कभी अकेली लाइट लिखा जाता है, सनलाइट की बजाय लाइट लिखा जाए, एक ही बात है. इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हम ले लें, या HNO लिखा जाए या UV रेज या सनलाइट. ऐसा होने पे तो जो हमारा रिएक्शन कंप्लीट होकर प्रोडक्ट्स बनते हैं, that is formation of CH3Cl plus HCl. होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्लोरीन provides क्या? Cl radical. क्लोरीन provides Cl radical which replaces H of saturated carbon. तो इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर रिप्लेसमेंट होनी है, वो भी किसकी? पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की. तो हैलोजन का फ्री रेडिकल, ये जो Cl डॉट लिखा, इसका मतलब क्या है? फ्री रेडिकल. क्योंकि इसके अंदर जो अटैक करने वाला सब्सटेंस है वो फ्री रेडिकल हैलोजन है, इसीलिए इसका नाम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है. लेकिन खास बात, हैलोजिनेशन रिप्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूशन है जी. क्या हो रही है? सब्स्टिट्यूशन. और सब्स्टिट्यूशन भी पर्टिकुलरली किसकी? हाइड्रोजन की. ये कार्बन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा. यहां पे एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, खुद लगा गया, यहां वाला हाइड्रोजन बाहर निकल गया, वो इस क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ जुड़ के HCl साइड प्रोडक्ट बन गया जी. तो जो भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा दैट मस्ट बी ऑफ सैचुरेटेड कार्बन. इसीलिए हमने मेनली फोकस करा था एल्केन्स पे, मेनली. अनसैचुरेटेड कार्बन्स की भी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराई जा सकती है, लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन्स पे नहीं होगी. अनसैचुरेटेड ओवरऑल कंपाउंड होगा, उसमें पाई बॉन्ड्स होंगे, बट उसके अंदर जो सैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट होगा, उस सैचुरेटेड कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा विद द हैलोजन फ्री रेडिकल.
तो ये तो हो गया जी इसका ब्रीफ एग्जाम्पल और मेन इसमें क्या हो रहा है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। लेट मी टॉक ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म जब भी हम कहते हैं तो मतलब होता है जी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जो भी रिएक्शन हुआ उसके अंदर जो भी स्टेप्स थे उनकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या है उसको बता दो जी, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। चलो जी, कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन बहुत डिटेल के अंदर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 11th, बट मैं 11th पे छोड़ नहीं रहा, आपको दोबारा करा रहा हूं, सो डोंट वरी। तो अब इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है उसका जब भी कोई मैकेनिज्म आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं जी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब भी कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं जी। कौन कौन से? एक होता है इनिशिएशन, दूसरा हुआ करता है प्रोपगेशन, और तीसरा हुआ करता है टर्मिनेशन। सो ये 3 स्टेप्स मिलके पूरा ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म बनता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस का। अब इसके अंदर इनिशिएशन, वर्ड नाम से क्लियर है जी। इनिशिएशन में होता क्या है जी? जनरेशन ऑफ अटैकिंग फ्री रेडिकल। जिस फ्री रेडिकल ने जाके हमारे मेन कंपाउंड पे अटैक करना है उसको बनाना, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएट करना, दैट इज इनिशिएशन। जैसे इस केस में अटैक किसने करना था? इसमें क्लोरीन रेडिकल ने अटैक करना था, तो क्लोरीन रेडिकल को बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या करा? क्लोरीन क्लोरीन यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर जब H न्यू डाला तो 2 क्लोरीन रेडिकल्स बन गए। अंडरस्टैंड दिस प्लीज। क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर सनलाइट गिरने से क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ। जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ वो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब फ्री रेडिकल्स बना करते हैं तब जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसका नाम अगर आपको याद हो हुआ करता है होमोलाइसिस। होमोलाइसिस से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। तो ये सबसे पहला क्लोरीन रेडिकल का बनना, ये इस रिएक्शन का इनिशिएशन होगी। सही है जी। अब जो ये क्लोरीन रेडिकल है ये आगे जाके अटैक करेगा। प्रोपगेशन क्या आते हैं जी? Now propagation has 2 सब स्टेप्स। याद रखना जी, प्रोपगेशन के अंदर हमेशा 2 सब स्टेप्स हुआ करेंगे। ठीक है जी, वो करके दिखा देते हैं जी। क्या? प्रोपगेशन का लेट अस से ए पार्ट, प्रोपगेशन का ए पार्ट, जो ये Cl डॉट था इसने जाके CH4 पे अटैक करा, तो क्या करा गया जी? CH4 पे जाके Cl डॉट ने अटैक करा और क्या बनना शुरू हो गया जी? इट बिकम्स CH3 डॉट प्लस HCl। अब एक कमाल की बात समझो जी, ये Cl डॉट ने करा क्या? रिमूव्स H। ठीक है जी, क्या करा इसने? H रिमूव करा। CH4 में से एक H रिमूव करा और इस तरह से रिमूव करा कि उस H को Cl ने अपने साथ जोड़ लिया, खुद बन गया HCl, लेकिन जहां से H रिमूव करा था वहां फ्री रेडिकल जनरेट करा दिया। तो जो ये बना आ गया, ये व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ये बना गया जी। कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना गया। नाउ ये स्टेप ए हुआ है जी, अब इसका स्टेप बी भी होना है जी। अब प्रोपगेशन का सब स्टेप ए हुआ, उसके अंदर क्लोरीन खुद तो HCl में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एल्केन या उस कार्बन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में। अब बी पार्ट आएगा जी। अब बी पार्ट में क्या होएगा? यहां कर देते हैं जी इसी का बी पार्ट। इसके बी पार्ट में जो ये कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना था CH3 डॉट जो बना था, ये वापस एक फ्रेश क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अटैक करके बना देता है CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। दोबारा देखो क्या हुआ जी। पहले क्लोरीन ने कार्बन कंपाउंड पे अटैक करके उसमें से हाइड्रोजन निकाला जिससे कार्बन पे फ्री रेडिकल बन गया। फिर कार्बन फ्री रेडिकल, मैं इसको ऐसे कहा करता हूं, कार्बन फ्री रेडिकल बना कैसे था? क्लोरीन के अटैक से। तो फिर ये बदला लेगा, टिट फॉर टैट।
ये कहता कि क्लोरीन ने मेरे ऊपर अटैक करा था, मैं क्लोरीन के ऊपर अटैक करूंगा। मतलब ये जाके वापस हैलोजन के ऊपर अटैक करता है और वहां से वापस एक हैलोजन को खींच लेता है। हैलोजन को खींचने से अपने ऊपर लगा लेता है। ये बन गया जी CH3Cl और साथ में फिर से क्या बन गया, क्लोरीन रेडिकल। नाउ अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप नोटिस करो जो ये मैंने नेट रिएक्शन लिखा हुआ था, इसके जो मेन प्रोडक्ट्स थे ये CH3Cl एंड HCl, ये दोनों बन चुके हैं जी। ये प्रोपगेशन के स्टेप ए में HCl बन गया था, प्रोपगेशन के स्टेप बी में CH3Cl बन गया। यानी प्रोपगेशन के अंदर मेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। मेन प्रोडक्ट्स कौन से स्टेप में बनते हैं, प्रोपगेशन में। किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन नाम के स्टेप्स होते हैं। तो उसके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से स्टेप में बनते हैं, प्रोपगेशन में। ये बन गया आपके सामने है जी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्लोरीन रेडिकल जो पहले स्टेप में क्रिएट होकर अटैक कर रहा था, ये वापस फिर बन गया। अब ये क्लोरीन रेडिकल एक नए मीथेन के ऊपर अटैक करेगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पहला रेडिकल, जैसे यहाँ पे दो रेडिकल्स थे, दो रेडिकल ने दो मीथेन पर अटैक किया, उन दोनों मीथेन का दो बार CH3Cl बन गया, फिर दो नए क्लोरीन रेडिकल्स बन गए होंगे। अगर मैं बैलेंसिंग करके चलूं, अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूं, 2 2 2 हर जगह 2 आ गया, तो दोबारा से 2Cl रेडिकल्स बन जाएंगे। मतलब प्रोपोगेशन के अंदर जो क्लोरीन रेडिकल स्टार्ट कर रहा है अटैक करना, प्रोपोगेशन के खत्म होते होते वो दोबारा बन गया। इसी कारण से हम ये मान के चलते हैं कि ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन है। वो क्यों, ये चेन बन जाएगी। Cl रेडिकल दोबारा अटैक करेगा, दोबारा Cl रेडिकल बनेगा, फिर वो दोबारा अटैक करेगा, फिर वो दोबारा Cl रेडिकल बनेगा। तो इस तरह से एक चेन कंटिन्यू हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन वर्ड का मीनिंग ही होता है टू कंटिन्यू, चलते रहना, है ना जी। सो यहां से हमें समझ आ गया जी मेन प्रोडक्ट्स का बनना और प्रोपोगेशन के दो स्टेप्स का होना। समझ गए जी बात। फिर आती है जी आपकी टर्मिनेशन की बारी। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स अगेन। ऐसे बोल देते जी, कॉम्बिनेशन बोल दो, या बेटर होगा हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जितने भी फ्री रेडिकल्स पीछे हमने बनाए, उनको दो रेडिकल्स को आपस में जोड़ जोड़ के दिखा दो, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है एंड करना। इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, प्रोपोगेट किया, कंटिन्यू करा, टर्मिनेट किया, एंड करा। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में अगर हम दिखाएं Cl डॉट प्लस Cl डॉट कैन गिव Cl2, और इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, इसके अलावा Cl डॉट प्लस CH3 डॉट फॉर्म्स व्हाट, CH3Cl। बिल्कुल सही। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। हम कर क्या रहे हैं जी, जितने भी इससे पहले रेडिकल्स बने, एक Cl रेडिकल बना, एक CH3 रेडिकल बना, उनको एक एक बार खुद से जोड़ के दिखा दो, एक एक बार आपस में। Cl को Cl से जोड़ा Cl2, आपस में जोड़ा CH3Cl, CH3 को CH3 से जोड़ा, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, इट गिव्स व्हाट, C2H6। तो ये लो जी। टर्मिनेशन में कई बार कुछ एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट बट इन नेग्लिजिबल अमाउंट। नॉर्मली जब तक हमें कहा नहीं जाएगा, इस साइड प्रोडक्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। जब तक वो बोलेगा नहीं क्या ये बनता है, हम कहेंगे बनता है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि इसके प्रोडक्ट्स लिखो, तो इसके प्रोडक्ट्स में ये दोनों लिख दिए, ये नहीं लिखा गया, तो ये तब तक बात नहीं करेंगे इसकी जब तक वो पर्टिकुलरली इसके बारे में ना पूछे। यानी इसकी अमाउंट इतनी कम है कि नॉर्मली इसको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 हो गया जी, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। फ्री रेडिकल का बनना, फिर उसका अटैक करना, अटैक करके दोबारा बन जाना, प्रोपोगेशन, फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल्स का होना, टर्मिनेशन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। लो जी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। तो जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात करता हूं जी, लेट अस से, लेट मी टॉक ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। लेट मी टॉक ऑफ व्हाट, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। ठीक है जी। रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ऑब्वियसली हमेशा रिएक्टेंट्स के लिए होता है जी। कोई रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है,
वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है, उसको डिस्कस करना इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, एक हेलोजन और दूसरा एल्केन। दोनों के रिएक्टिविटीज को कंपेयर कैसे किया जाए बताते हैं जी। लो जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स में ए पार्ट फॉर हेलोजेंस X2। तो हेलोजेंस का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है जी, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हेलोजेंस। ये इन जनरल हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में नीचे को रिएक्टिविटी कम होती है, उसके साथ कोरिलेट कर गया। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है इन द पीरियोडिक टेबल। ऑलमोस्ट वही ऑर्डर आ गया जी। पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही तो ये अलाइंड है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। एनीवेज यहाँ पे इनको बोलते हैं जी, लेट्स से मॉडरेट रेट्स, इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव। इतना तेज रिएक्शन करता है कि एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोसिव, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। एक्सप्लोसिव है, सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है जी, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और वो आयोडीन, अच्छा कभी कभी अगर कंट्रोल करना भी है, टू कंट्रोल डाइल्यूट F2 विद N2। नाइट्रोजन अगर प्रेजेंस में ले लें, मतलब अकेली प्योर फ्लोरीन से रिएक्शन ना कराएं, बीच में थोड़ा सा नाइट्रोजन ले लें, तो थोड़ा सा हम रिएक्शन कंट्रोल कर लें, बट वो भी डिफिकल्ट है। कमिंग ऑन टू क्लोरीन ब्रोमीन, दे आर मॉडरेट रेट्स। अब अगर हम बात करें आयोडीन, आयोडीन का रेट इज वेरी स्लो, वेरी स्लो, रेट इज वेरी स्लो। एक तो बहुत स्लो है, एंड ऑल्सो रिवर्सिबल, एंड ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। लो जी, आयोडीन के साथ दो प्रॉब्लम्स होगी, एक बहुत स्लो रिएक्शन है और दूसरा रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो उससे क्या हुआ जी, ध्यान से देखो जी। अब अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉर एन एग्जांपल, if iodination, if iodine is used, comma, then oxidizing agents like HiO3 or HNO3 are also added, comma, so as to consume HI side product, pushing reaction in forward direction। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट बोर्ड लेवल क्वेश्चन है जी, कि अगर हम आयोडीनेशन करते हैं, आयोडीन यूज करते हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं, क्यों एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं, ऑल्सो एडेड टू कंज्यूम HI, टू या जी टू कंज्यूम HI। अगर HI कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, रिएक्शन पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पुशिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसे, एग्जांपल समझो इसी का। अगर मैंने CH4 प्लस आयोडीन ली, तो मैंने बोला रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सपोज CH3I बन गया, जैसे यहाँ पे क्लोरीन से साइड प्रोडक्ट HCl बना था, तो आयोडीन से साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, HI। बिल्कुल सही है जी, HI साइड प्रोडक्ट बन गया जी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप मेरे को एक बात बताओ, रिएक्शन वापस क्यों आ रहा है, उसका भी लॉजिक बताता हूं। फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। बैकवर्ड आने का कारण HI, अगर आपको याद कराएं, HI इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो होता है वो अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कर सकता है जी, कैन रिड्यूस हैलाइड्स बैक टू हाइड्रोकार्बन्स। वो एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करके वापस हाइड्रोकार्बन्स बना सकता है, मतलब इसने इसको रिड्यूस किया, वापस हाइड्रोकार्बन बना दिए, तो रिएक्शन वापस आ गया जी। तो रिएक्शन को वापस लाने में ये काम खराब कर रहा है। अगर रिएक्शन वापस आता रहा तो इसकी यील्ड पुअर हो जाएगी। CH3I अगर वापस ही आ गया बन के, फिर उसकी ज्यादा अमाउंट नहीं बनेगी। तो हम कर क्या रहे हैं जी, है ना जी। तो इफ I2 इज यूज्ड, HI सर प्रोडक्ट पुशिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ एक बार लिख लेते हैं जी, दिस, लास्ट लाइन ऐसे बोलना चाहिए था, दिस इंक्रीजेस यील्ड ऑफ एल्काइल आयोडाइड, अदरवाइज उसकी यील्ड पुअर थी।
यील्ड वर्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, समझ गए जी बात। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो खुद खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो एक तो वापस इसको कैसे लेके आए, दूसरा लीच एग्लर प्रिंसिपल से अगर मैं प्रोडक्ट कोई भी एक खत्म कर दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड पुश हो जाएगा, तो उससे मेरी CH3I की यील्ड क्या हो जाएगी, या ज्यादा हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में पहले हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जी। तो ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए। उनमें भी क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, लेकिन इन दोनों के लिए ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इसके मॉडरेट रेट्स हैं जी। अब बी पार्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर चल रहा है, हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस हो गया जी। अब एल्केन्स का करते हैं जी। फॉर हाइड्रोकार्बन्स जो भी रिएक्ट कर रहे हैं साथ में, फॉर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, reactivity is proportional to stability of carbon free radical intermediate. Reactivity is proportional to stability of carbon free radical intermediate. बीच में ये इंटरमीडिएट बना था, जितना ये इंटरमीडिएट स्टेबल ज्यादा होगा उतना जल्दी बनेगा। अब ये मैं एक क्वेश्चन डिस्कस किया करता हूँ जी, कॉन्सेप्ट है, हमारे दिमाग में एक बात आई, सपोज करो, देखते हैं जी, मैं आपसे पूछता हूँ जी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। मेरे हाथ में एक रेड मार्कर है और एक ब्लू मार्कर है, ठीक है जी। ब्लू मार्कर भी कुछ रिएक्शन कर सकता है, वही रिएक्शन रेड मार्कर भी कर सकता है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। देयर इज सम पर्टिकुलर रिएक्शन व्हिच कैन बी गिवन बाय both red and blue markers. Now my question is, suppose blue marker is more stable than red marker. दोबारा, blue marker is more stable than red marker. रेड मार्कर कम स्टेबल है, ब्लू मार्कर ज्यादा स्टेबल है। तो आप मुझे बता सकते हो किसका रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो बड़े आराम से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसका, कि यार इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि बेटा हमने जब ये बोला कि ये ज्यादा स्टेबल है रेड से, इसीलिए ये कम रिएक्टिव है, तो थोड़ा सा पार्ट तो मेरे दिमाग में सही आया, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये किसी और में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। बट ठहरो, क्या पता जो इससे बने वो इससे भी ज्यादा स्टेबल हो। सो reactivity of a particular substance is just not only dependent on its own stability, कि ये खुद की स्टेबिलिटी पे ही इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, ये हमेशा जरूरी नहीं है। रिएक्टिविटी also depends, in fact reactivity mainly depends upon what is formed from that reactant. जितना बनने वाली चीज ज्यादा स्टेबल होगी उतना जल्दी बनना चाहेगी। तो हर बार सिर्फ खुद की रिएक्टिविटी से, सॉरी, खुद की स्टेबिलिटी से खुद की रिएक्टिविटी को रिलेट करना जरूरी नहीं है। उससे क्या बना, वो कितना स्टेबल है, वो इनिशियल रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगा। ऐसा ही कुछ यहां हुआ जी। सो आप देखो जी, कार्बन फ्री रेडिकल एल्केन से बन रहा है, अगर ये ज्यादा स्टेबल बना, अगर ये ज्यादा स्टेबल बना तो ये जल्दी इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, तो ठीक है जी। सो फिर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट is directly proportional to stability of carbon free radical intermediate. और अगर आपको याद हो, जनरली ठीक है जी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स इज इन ऑर्डर, बता देते हैं जी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड is greater than 3 degree, is greater than 2 degree, is greater than 1 degree. जनरली जो कार्बन फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो इस तरह से चलता है, ठीक है जी। दिस इज लाइक कार्बोकेटायंस, काफी हद तक कार्बोकेटायंस के जैसा। इसी तरह से कार्बोडायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ऑलमोस्ट इसी तरह से ही कार्बन फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी होता है। तो पहला मैकेनिज्म बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हम रिएक्टिविटीज कंपेयर कर रहे थे, उसमें ये एक बोर्ड लेवल क्वेश्चन आया। क्लियर है जी बात? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हो गए जी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जी। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं जी पॉसिबिलिटी ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स इफ एच अवेलेबल ऑन different types of saturated carbons। लो जी, अगेन एग्जांपल से समझाते हैं जी क्या मतलब हुआ इसका। सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH3, ठीक है जी, और यहां भी CH3 लगा हुआ है। इस कंपाउंड को हम आइसोपेंटेन बोल सकते हैं जी, दिस इज आइसोपेंटेन। सपोज मेरे पास आइसोपेंटेन है। अब इस आइसोपेंटेन के अंदर मैंने क्या ऐड किया, मैंने डाल दिया जी ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। मतलब वैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में क्लोरीन लिया था, बट मैंने बताया क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों के लिए ये रिएक्शन प्रैक्टिकली इफेक्टिव है, तो मैंने ब्रोमीन एच न्यू डाल दिया जी। अब इससे अल्टीमेटली क्या Br रेडिकल बनेगा और वो अटैक करेगा। मैकेनिज्म अगर आपको याद हो तो मैं आपको दोबारा याद कराता हूं। Br जाके सीधा लगा नहीं करता, जहां भी जाके इसने अपने आप को अटैच करना है, ये पहले वहां से हाइड्रोजन हटाता है। मतलब यहां से हाइड्रोजन हटेगा, Br लग सकता है, बिल्कुल। यहां से हाइड्रोजन हटा के Br लग सकता है, सही है। यहां से भी हट सकता है, H हटाया जा सकता है और Br लगाया जा सकता है। ऐसे यहां से भी और यहां से भी। तो अब पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी चेक करते हैं जी। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर मैंने Br लगाया, CH2, अगर मैंने Br यहां लगा दिया, आगे सारे कंपाउंड्स का पार्ट वैसा ही रहा जी, CH2 CH3। उसके बाद अब मैं यहां पे लगा के दिखाता हूं जी। अगर मैंने यहां लगाया CH3, अब मैंने इसको नहीं लगाया, इसको लगाया CH3 CH3, यहां Br, फिर CH2 CH3, बिल्कुल सही, ये बन सकता है जी। फिर आगे आ जाओ जी। अब मैंने अगर यहां लगाया तो बन सकता है जी CH3C। अब CH रहने दो जी, अब अगले वाले कार्बन पे लगाना है, तो यहां तो CH3 लगा हुआ था, यहां पे CH Br CH3, ये बन गया जी। अब अगर इस वाले कॉर्नर पे लगा दूं, देख लेते हैं जी। सो इट विल बी CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, ये लगा दिया जी। समझ गए जी बात। सो ब्रोमीन आइदर कैन बी अटैच्ड ऑन दिस कार्बन और दिस और दिस और दिस। अरे इस पे भी तो लग सकता है। जो कार्बन सैचुरेटेड कार्बन होगा और उस पे H अवेलेबल होंगे, उन सब कार्बन पे H को रिमूव करके हैलोजन को लगाया जा सकता है। तो फिर इस पे भी लगाया जा सकता है, यस, बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाला मिथाइल पार्ट और ये वाला मिथाइल पार्ट सिमिलर है, एक जैसे हैं। वो कैसे? अगर मैं एक काम करूं, इस मिथाइल को नीचे को फोल्ड कर दूं, उस मिथाइल को ऊपर को फोल्ड कर दूं, तो एक ही बात है जी, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम जब दिया होगा तो इसका नाम आइसोपेंटेन तो है, बट इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगाना या इस हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगाना, उन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, उसमें फर्क नहीं होगा। तो जब मुझे पॉसिबिलिटी देखनी है तो मुझे डिफरेंट देखने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स, जो आपस में एक जैसे हो, उनको अलग अलग काउंट नहीं करना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एक थोड़ा सा दिमाग में डाउट आता है, सर ये भी कॉर्नर है ये भी कॉर्नर है, तो फिर इस CH3 और इस CH3 को आपने सिमिलर क्यों नहीं माना? ये सिमिलर है ही नहीं। अब चेक कर लो, इस CH3 के साथ वाले कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच है, इस कॉर्नर के साथ वाले कार्बन को छोड़ के आगे ब्रांच है, तो ऑब्वियसली अलग है जी। सो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर अलग है, लेकिन ये और ये एक जैसे हैं। तो फिलहाल इस वाले कार्बन पे अलग से ब्रोमीन लगा के अलग से पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई। अब ये 4 पॉसिबिलिटी मुझे बनी नजर आ रही है। समझ आ गई जी बात। ये 4 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अब हर पॉसिबिलिटी में आइडेंटिफाई chiral carbons. Now when I say identify chiral carbons,
डू नॉट लुक ओनली फॉर द कार्बन हैविंग हेलोजन, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी कायरल कार्बन है उसको स्टार लगाओ। जैसे इस केस के अंदर ये कायरल कार्बन है, वो क्यों? इसके ऊपर एक CH2Br पूरा ग्रुप, एक CH3, एक ये CH2CH3 और एक AH, ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है तो ये कायरल कार्बन है जी, और कोई कायरल कार्बन नहीं है जी। अब इस पे आ जाओ, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। इस पे आ जाओ, इसमें बाय चांस ब्रोमीन वाला कार्बन ही कायरल कार्बन है। इस तरफ को ये 3 कार्बन वाला ग्रुप, उधर मिथाइल, नीचे Br, चौथा H, तो ये भी कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप से अलग हैं जी। और लास्ट वाले में इस पे भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो ये वाला फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल जो बनाया और जो थर्ड वाला मैंने मॉलिक्यूल बनाया, ये दोनों के अंदर एक एक कायरल कार्बन था। सो इन दोनों में एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, और एक कायरल कार्बन वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है और उसका इनएंशियोमर्स पॉसिबल होता है। तो भैया इसका दो बनेंगे, D एंड L फॉर्म्स, इसके दो बनेंगे। ऐसे इसके भी दो बनेंगे, D एंड L फॉर्म्स। D एंड L फॉर्म्स जो होंगी उसी मॉलिक्यूल के इनएंशियोमर्स होंगी जी। सो इसके भी दो इनएंशियोमर्स बनेंगे, इसके भी दो इनएंशियोमर्स बनेंगे। इसका कोई इनएंशियोमर पॉसिबल नहीं, इसका कोई इनएंशियोमर पॉसिबल नहीं। तो इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इफ आई कैन से आइसोपेंटेन है ना जी, जो आइसोपेंटेन था उसमें जब मैंने ब्रोमीन और HNu डाला तो उसमें टोटल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 6 बने, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स 6 बन गए जी। वो कैसे? 6 कैसे काउंट किया? अब इसको एक काउंट नहीं करना है, इसको दो काउंट करना है। जहां भी D एंड L फॉर्म्स हैं उसको दो काउंट करना है। 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6। सो टोटल 6 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल। और फिर अगर उसके अंदर हम करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके अंदर अगर हम क्या करें जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इफ डू लाइक दिस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे उसकी 4 फ्रैक्शंस बनेंगी, नॉट 6। वो क्यों? एज enantiomers keep together as single fraction। enantiomers को हम अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये enantiomers की प्रॉपर्टीज थी, है ना जी। ये जो D एंड L फॉर्म होगी, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होगा। ये enantiomers हैं, ये enantiomers, ये एक ही फ्रैक्शन रहेंगे। एक फ्रैक्शन दोनों की इकट्ठी रही, दूसरी फ्रैक्शन, तीसरी फ्रैक्शन दोनों की इकट्ठी रही, चौथी फ्रैक्शन। तो आइसोपेंटेन की मोनोब्रोमिनेशन, अगर मैंने एक ब्रोमीन लगाया तो मैं उसको क्या कर रहा हूं जी, मोनोब्रोमिनेशन। उसकी मोनोब्रोमिनेशन करने पे 6 टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे केवल उसकी 4 फ्रैक्शंस बनेंगी। ये एक्चुअल में मैंने आपको एक बहुत पुराना IIT JEE का क्वेश्चन है वो सॉल्व करा दिया। उसके अंदर ऐसे ही दिया हुआ था, आइसोपेंटेन टोटल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू P, फ्रैक्शंस इज इक्वल टू Q, फाइंड P एंड Q, P इज इक्वल टू 6, Q इज इक्वल टू 4। इस तरह से होगा। तो पॉसिबिलिटीज के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, बीच में enantiomers का भी ध्यान रखना है। उसके लिए कायरल कार्बन्स को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए जी बात? ये होगा जी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3। अच्छा, साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन करा दें जी। क्वेश्चन 4.4 पे आएंगे। क्वेश्चन 1, गिव स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ C5H12, गिव स्ट्रक्चर ऑफ isomer of C5H12 having only single possibility of product on monobromination, जिसको मोनोब्रोमिनेशन करने पे केवल सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ही मिले। कंपाउंड क्या है? C5H12। समझ गए जी बात? ये क्वेश्चन 1 है, प्लीज अंडरस्टैंड हियर। जब मैंने आइसोपेंटेन लिया था, ये भी तो C5H12 था। आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C5H12 ही था। अब मुझे ऐसा C5H12 का स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी सिर्फ सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हो।
पहली बात तो C5H12 के पॉसिबल आइसोमर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं जी? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, एक तो हो सकता है जी CH3, CH2, 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 CH3, और क्या हो सकता है जी? एक हो सकता है CH3CH, CH3, CH2, CH3, और क्या हो सकता है जी? इसके अलावा हो सकता है जी CH3C, यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पे CH3, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके तीन पॉसिबल आइसोमर्स मैंने बना दिए, तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गए। अच्छा बताओ जी, इसमें मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स, बताओ जी, मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स इसके कितने बनेंगे? ब्रोमीन यहां लगाया या यहां लगाया, एक ही बात है, इस बार दोनों कॉर्नर सेम है। यहां लगाया या यहां लगाया, एक ही बात है, CH2 सेम है। और यहां लगाया वो अलग होगा, मिडिल वाला, है ना जी। जब यहां लगाएंगे तो कोई कार्बन कार्बन नहीं होगा, जब यहां लगाएंगे तो ये वाला कार्बन कार्बन बन जाएगा, क्योंकि इसमें H एक बचेगा, एक Br आ जाएगा, और वो कार्बन कार्बन वाले के D एंड L दो इनैंशोमर्स बन जाएंगे। दोबारा से, यहां लगाया एक पॉसिबिलिटी, इनैंशोमर्स नहीं है। यहां लगाया एक पॉसिबिलिटी, लेकिन इनैंशोमर्स पॉसिबल है, दो काउंट होगा। यहां लगाया कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी जी किसकी? इनैंशोमर्स की। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ CH3 CH2 CH2 CH3 सेम हो जाएंगे। तो इसमें एक प्लस दो प्लस एक, टोटल पॉसिबिलिटीज 4 हैं जी, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो को इंक्लूड करके 4 हैं। और अगर मैं इसी के बिना स्टीरियो के बताऊं तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं बेटा? ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, दे कम अंडर स्टीरियो आइसोमर्स। तो अगर मैं इसके अंदर इनैंशोमर्स को अलग अलग मानूं तो 4 है, अगर इनैंशोमर्स को कंसिडर ना करूं, एक ही मानूं, तो 3 है। लेकिन फिर भी सिंगल पॉसिबिलिटी तो नहीं है। इसमें हम पहले ही बता चुके हैं जी आपको, इसमें अगर आप इनैंशोमर्स को मानते अलग अलग, फिर तो कितने थे जी? 6 थे, ठीक है जी। और अगर इनैंशोमर्स को अलग अलग कंसिडर ना करते, डी एंड डी एल ना देखते, तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज थी, 4 पॉसिबिलिटीज हैं जी। तो एक इंक्लूडिंग स्टीरियो, एक एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, ऐसे दिखा रहा हूं जी, ठीक है जी। ये वाला मॉलिक्यूल ऑलरेडी हमने कर रखा था, तो मैंने वही क्वेश्चन दे दिया, सही है। अब आ गया जी लास्ट ये वाला, अब ये वाला आ गया जी लास्ट, वो वाला। उसके अंदर यहां लगाओ, है ना जी, क्या लगा दो जी? ब्रोमीन, या यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है। क्यों? ये चारों CH3 सिमिलर है, किसी पे भी लगा दो एक ही बात है। और जब ब्रोमीन वहां लगाओगे तो उसमें कोई कारल कार्बन नहीं होगा, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है। और सेंट्रल वाले कार्बन पे ब्रोमीन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बताया था वो सब्स्टिट्यूट तो H को करता है, और सेंट्रल वाले कार्बन पे तो H है ही नहीं, तो कैसे आ जाए? तो इसके अंदर चाहे ऑप्टिकल देखो चाहे ना देखो, पॉसिबिलिटी एक ही होगी। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर यही है, दिस इज योर आंसर। तो ये काम तो मैंने फेयर में कर दिया, यही काम आप रफ में करके आइडेंटिफाई कर सकते थे फटाफट, कौन ऐसा है जिसका सिर्फ सिंगल पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर्स किया करेंगे। क्लियर है जी यहां तक? चलो ये हो गया जी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जी, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट के अंदर हमने अभी क्या सीखा था? थर्ड पॉइंट में सीखा कि जब रिएक्शन हुआ तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो अब अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, तो क्या वो सारे इक्वल अमाउंट्स में बनेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। शायद कभी कभी ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में बन जाए, बट वो रेयरली होता है। ज्यादातर क्या होता है जी, किसी एक प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, बाकियों की कम। और जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है उसी को वी कीप ऑन कॉलिंग मेजर प्रोडक्ट, है ना जी। और बाकी सारे माइनर प्रोडक्ट्स। ना कौन मेजर होगा, उसके लिए हम ऐसे बोलते हैं जी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हुआ करती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बेटा ये पॉइंट जो मैंने बताया ना, पॉइंट नंबर 4, ये इस रिएक्शन में क्या, ये हर जगह लगता है जहां पे इंटरमीडिएट बनता है।
reactivity as well as amount of product are proportional to stability of intermediate. Very important. This is in general true for all those reactions where there is formation of intermediate. जहां भी कोई इंटरमीडिएट बनेगा वो कितना स्टेबल इंटरमीडिएट है वही डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बननी है कि कम. जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी अमाउंट कम, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी अमाउंट ज्यादा. तो अभी जब मैंने आपको बताया था CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, और मैंने इसके अंदर मोनोब्रोमिनेशन करी थी, Br2H न्यू डाला था, तो मेरे 4 पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने थे. ब्रोमीन यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ. मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था ब्रोमीन सीधा वहां नहीं लगता, ब्रोमीन के लगने से पहले वहां से H हटता है, और जब H हटता है तो वहां पे फ्री रेडिकल बनता है, और वो फ्री रेडिकल जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी की प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा. तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से H हटाया और रेडिकल बनाया, ये देखना जी ये 1 डिग्री है, ठीक है जी, ये और ये तो सेम ही थे, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है. ये 3 डिग्री कैसे है, इस कार्बन के ऊपर भी कार्बन, राइट पे भी कार्बन, लेफ्ट पे भी कार्बन. अगर मैं इसका ये H हटा भी दूंगा तो जो रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा. तो इसके कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी रिलेटिवली बाकी सबसे ज्यादा होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होगी, तो वो क्या बनेगा, मेजर. तो इसका मतलब ये है यहां पे CH3 C CH3 CH2 CH3 ये Br, ठीक है जी, यहां पे ये मेजर बनेगा जी, ये मेजर होगा जी. अगर पॉसिबिलिटीज बोल रहा था तो 4 स्ट्रक्चर्स थे और 6 इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स थे. लेकिन अगर सिंगल पॉसिबिलिटी मेजर प्रोडक्ट की पूछ रहा है कि भैया मेन बताओ कौन है, तो ये वाला होगा जी. अगर मेजर बोला गया तो ये बताना है जी. मेजर विल बी डिसाइडेड बाय मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट. मेजर corresponds to मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट. जो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनवाएगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा जी. तो ये होगा जी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं जी. हमने रिएक्शन काफी डिटेल में कर लिया, काफी सारे मैकेनिज्म के बाद भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए, बट देखो जी भाग्य की विडंबना बोलता हूं मैं इसको. कहा क्या जाता है, ऐसे कहा जाता है क्या, दिस रिएक्शन ऐसे बोलते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन is not a preferred reaction, is not a preferred reaction for making alkyl halides. कर लो जी बात. हमने बताया कि इससे अल्काइलाइड्स बनते हैं, इनफैक्ट अल्काइलाइड्स बनाने का सबसे पहला रिएक्शन करा और काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कर लिए, कर करा के एंड में बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट प्रेफर्ड. ये रिएक्शन है लेकिन इतना प्रेफर नहीं किया जाता. अब क्यों नहीं किया जाता भाई प्रेफर? दिस इज बिकॉज the reaction can continue, the reaction can continue after monohalogenation to give mixture of extra side products having multiple halogenation. ये प्रॉब्लम है जी. कह रहा जी हम क्या एग्जांपल से समझाते हैं. एग्जांपल जैसे मैंने यहां से शुरू किया था, CH4 लिया, उसमें क्लोरीन डाला, ठीक है, तो मैंने कहा जी CH3Cl बन गया प्लस HCl बन गया. कहते जो CH3Cl है जो ये बना CH3Cl, ये आगे रिएक्शन कंटिन्यू कर जाएगा, दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. अगर सिर्फ एक क्लोरीन लगता तो मोनोहेलोजिनेशन, लेकिन आफ्टर मोनोहेलोजिनेशन कंटिन्यू कर जाता है, रिएक्शन आगे चला जाता है.
एक और क्लोरीन आएगा, एक और लग जाएगा, CH2Cl2 बनना शुरू हो जाएगा, प्लस एक और HCl, तो एक और क्लोरीन लग गया जी। तो जितने जितने क्लोरीन लग रहे हैं, मल्टीपल क्लोरीन लग रहे हैं, मल्टीपल हेलोजिनेशन। फिर ये रिएक्ट कर सकता है आगे एक और क्लोरीन से रिएक्ट करके CHCl3 प्लस HCl ये बन सकता है जी। अब ये CHCl3 भी आगे रिएक्ट कर सकता है एक और क्लोरीन से, और ये CCl4 बन सकता है। मतलब ये रिएक्शन आगे 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 चलता जाएगा। बनाना ये था, बन गया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबका मिक्सचर जो कि अनडिजायरेबल है, हमारे लिए चाहिए नहीं। टू गिव मिक्सचर ऑफ एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट्स बोल दो, या बोलना चाहिए था द बेटर वर्ड विल बी अनडिजायरेबल। जो चीज हमें नहीं चाहिए वो वाले साइड प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देता है, ये वर्ड जरूर यूज करना जी। अनडिजायरेबल एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट्स having multiple halogenations, or that means halogenation can continue till all H of all saturated carbons get replaced, ठीक है जी, get replaced. For this Cl2 या for this halogen has to be in XX. Halogen is needed in excess. अगर halogen excess में हुआ तो चांसेस आगे जाने के और भी ज्यादा हैं। तो खास बात, अगर मैं क्लोरीन ये CCl4 मेनली बन जाएगा इफ क्लोरीन एक्सेस, फिर तो पक्का ये बनना है जी। अगर क्लोरीन लिमिटेड है तो हम यहां पे बोलते हैं जी, लेट्स से मोनोहेलोजिनेशन मेजर, मोनोहेलोजिनेशन मेजर कब, इफ कौन, इफ एल्केन एक्सेस। अगर एल्केन एक्सेस में हुआ फिर बेटा चांसेस हैं कि मोनोहेलोजिनेशन के बाद आगे जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं होगी। मतलब हर स्टेप में क्लोरीन चाहिए, अगर क्लोरीन बचा ही नहीं तो आगे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। बट फिर भी हम इस रिएक्शन को नॉट प्रेफर्ड रिएक्शन ही बोलते हैं जी। ये होगा जी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5। लो जी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। ये भी बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। स्कूल वाले, बोर्ड वाले ये क्वेश्चन पूछते होते हैं जी कि ये प्रेफर्ड क्यों नहीं है जी। ठीक है जी, नाउ जी 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, free radical halogenation can also be achieved by, एक तो हमने बोल दिया जी हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके अलावा ए पार्ट NBS ऐसे लिखा आएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है N ब्रोमो सक्सीनिमाइड, बट कोई फुल फॉर्म की बात नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही NBS लिखा आता है। NBS का स्ट्रक्चर बता देता हूं जी, ऐसा होता है, ठीक है जी, ये होता है स्ट्रक्चर इसका, C डबल बॉन्ड O NBr, ये N ब्रोमो सक्सीनिमाइड है जी। बट नॉर्मली ना स्ट्रक्चर ना ये नाम NBS लिखा आता है जी, ये दोनों कम लिखे आते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है जी। ये ठीक है जी, बी पार्ट है जी SO2Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और तीसरा सी पार्ट है जी क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हीट लिखा जाए, हाई टेम्परेचर लिखा जाए, नॉर्मली 400 to 500 डिग्री सेल्सियस लिखा आता है जी। इन तीनों रिएजेंट्स के साथ हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन अचीव कर लेते हैं, इस कंडीशन के अलावा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो NBS था, दिस प्रोवाइड्स Br रेडिकल, ये ब्रोमिनेशन कराएगा, ये दोनों ऑब्वियसली प्रोवाइड्स Cl रेडिकल, ये क्लोरिनेशन कराएंगे, सही है। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे भी ज्यादा वो क्या, ये तीनों ठीक है जी मेनली कॉज हेलोजिनेशन एट
मेनली कॉज हेलोजिनेशन एट एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन्स। वहां पे करते हैं जी, औरों पे नहीं। एलाइलिक बेंजाइलिक पे इसका एग्जांपल देते हैं जी, एक एग्जांपल देते हैं जी। एग्जांपल मैं इसीलिए आपको बार बार एलाइलिक बेंजाइलिक वर्ड याद कराता रहता हूं क्योंकि वो यूज होता रहता है। एग्जांपल देखो जी इसका, लेट अस से CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी। और लेट अस से यहां मैंने लगा दिया जी, ओके, यहां लगा देते हैं एक CH, ठीक है जी। मैं बेसिकली कुछ बताना चाह रहा हूं आपको जी। चलो यहां लगा देते हैं जी CH3, ऐसे बता देते हैं। ऐसा एक मॉलिक्यूल है जी, इसके अंदर अगर मैंने NBS डाला, है ना जी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो अनसैचुरेटेड कार्बन है, हमारा रिएक्शन ही सैचुरेटेड कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का था। तो ये वाले दोनों कार्बन, ये दोनों एलाइलिक हैं जी, फिलहाल तो देखने में एक ही जैसे हैं जी। जहां मर्जी में H हटा के क्या लगा दूं, Br, क्योंकि NBS ने हमें क्या प्रोवाइड किया था, Br रेडिकल। तो एक तो ये बनेगा ही बनेगा जी, ये बन जाएगा CH2, यहां आ गया जी क्या, Br, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये तो बन ही गया जी। इसके अलावा इसमें एक और पॉसिबिलिटी है जी, प्लस, ये भी पॉसिबल है। अब देखना जी कैसे, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 Br। अब ये कैसे जी, हम ऐसे हुआ जी, हमने माना कि इससे जो इंटरमीडिएट बना वो बना CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH CH3, और उसकी हो गई रेजोनेंस और वो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 डॉट, एलाइलिक शिफ्ट। आपको सिखा रखा है जी लास्ट क्लास में। ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज के साथ जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, कुछ कुछ वैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया जी। पाई बॉन्ड अगर यहां आ गया तो डबल बॉन्ड यहां आ गया और वहां पे डॉट रह गई। तो इस डॉट वाली जगह पे ब्रोमीन लगना था, तो हमारे दिमाग में आया कि ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है। बिल्कुल सही, एलाइलिक पे तो ब्रोमीन लगा ही लगा, नो डाउट। बट इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस हो गई जी उसके इंटरमीडिएट में, उस कारण एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया जी, रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस से ये बना जी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। तो अदरवाइज तो हमारे दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि बीच में फ्री रेडिकल बना, उसमें रेजोनेंस हो सकती है, उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पॉसिबल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये एलाइलिक पोजीशन पे कर रही है, ठीक है, और दूसरा एलाइलिक शिफ्ट हो सकता है, उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसको मत भूलना जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है जी बात। तो ये हो गए जी हमारे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट रिलेटेड टू पहला प्रेपरेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ये पहला रिएक्शन हो गया जी एल्काइल हाइड्राइड्स बनाने का, और ये भी इतना प्रेफरेबल रिएक्शन नहीं है, बट इस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, वो हमने कर लिए जी। लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड करते हैं जी, जितनी डिटेल इसकी है उससे कम डिटेल आएगी जी आगे मेथड्स की, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं जी। सेकंड मेथड पे आते हैं। प्रिपरेशन रिएक्शंस का सेकंड मेथड है जी आपका, फ्रॉम लेट्स से addition of HX on alkenes। ठीक है जी, addition of HX on alkenes। यहां तक बात समझ आ रही है जी। देखते हैं जी कैसे। अगर हम addition of HX on alkenes करें तो इसके सेकंड के अंदर दो पार्ट्स आएंगे। 2 का पार्ट ए, 2 का पार्ट ए है जी वाया कार्बो कटायन इंटरमीडिएट, वाया कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, इसको हम बोल देते हैं आयोनिक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म जी, आयोनिक मैकेनिज्म, बिकॉज कार्बोकटायन बनना मतलब आयन बनना, कटायन है तो आयन है, सो आयनिक मैकेनिज्म। चेक करते हैं जी एग्जांपल। तो जी अगर मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैंने ऐड कर दिया HBr, क्या ऐड कर दिया, HBr। अंडरस्टैंड दिस, HBr अगर टूटा, है ना जी, HBr अगर ब्रेक हुआ तो टूट के बनेगा क्या,
इट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब एक बात समझने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या, ये H प्लस और ये Br माइनस, ये दोनों जाके हमारे इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे। ठीक है जी, दोनों ने अटैक करना है, लेकिन पहले कौन करेगा, एक तो ये बता दें जी, फर्स्ट करेगा जी आपका H प्लस, पहले H प्लस अटैक करेगा, ठीक है, फिर Br माइनस। वो क्यों, पहले H प्लस इसलिए क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है एल्कीन है, एल्कीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफाइल्स पे पहले अटैक कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो। तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है उस पर पहले अटैक माइनस वाला थोड़ी करेगा, प्लस वाला करेगा, क्योंकि इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो पहले अटैक ये करेगा। तो ये तो बात समझ आ गई जी, फर्स्ट H प्लस का अटैक होगा। अब जब ऐसा होता है, ठीक है, आपको बता देते हैं जी क्या, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है जी, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, जिसका हम नाम रखा करते थे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट टू ऐड न्यू सब्सटेंसेस, जो चीजें उसके ऊपर अटैक कर रही हैं उनको ऐड करने के लिए पाई बॉन्ड की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। तो ध्यान से देखना जी, पाई बॉन्ड शिफ्ट इस तरफ भी कर सकता है या इस तरफ भी कर सकता है। जिस तरफ ये पाई बॉन्ड जाएगा, थोड़ा इमेजिन करो जी, जिस तरफ ये पाई बॉन्ड जाएगा उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी, क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वहां माइनस, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं वहां प्लस, और माइनस और प्लस जो भी जहां भी आएगा उसके ऑपोजिट चार्ज वाले उस पर जाके ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर ये पाई बॉन्ड इधर भी आ सकता है उधर भी जा सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ दो प्रोडक्ट्स होगी जी। हाँ जी, कौन कौन सी, एक बन सकता है CH3 CH2, इमेजिन, ये वाली पॉसिबिलिटी समझ लो जिसे बोलते हैं, ये पॉसिबिलिटी 1, ये पॉसिबिलिटी 2। 1 वाली पॉसिबिलिटी चेक करो, पाई बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव पे कौन जुड़ गया, H, तो ये जुड़ गया जी आपका H, और फिर इस जब इधर नेगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, Br, तो ये Br। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी 1, जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स जो उस तरफ को मूव करें, अगर उसको मूवमेंट 1 बोलता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉसिबल प्रोडक्ट 1 ये रहा जी, CH3 CHBr CH2H, तो H और Br ऐड हो गए, या फिर उल्टा हो जाए CH3 CH2, उल्टा कैसे हुआ, अगर ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट हो, सेकंड पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव के ऊपर क्या जाएगा, H, पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, तो फिर उस तरफ क्या लगेगा, Br, तो अल्टीमेटली उल्टे प्रोडक्ट्स बन गए जी, यहां बन गया H, यहां बन गया Br, ये पॉसिबिलिटी है जी। सो वो पॉसिबिलिटी 2 होगी जी। सो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन गए जी, यहां तक समझ गए जी बात। अब अगर एक से ज्यादा पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं तो मेजर कौन सा है जी, और उसके लिए देखो जी, पहले तो मैंने नेट रिएक्शन बताया, दिस इज नेट रिएक्शन, एल्कीन पे अटैक करा HBr ने, वो टूटा दो हिस्सों में, दोनों ऐड हुए, पहले H प्लस ऐड हुआ, दैट इज सेपरेट, बट अल्टीमेटली बाद में Br माइनस भी ऐड हो गया, और इन दोनों को अपने अंदर ऐड करने के लिए शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हुई। इस शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड का हमने क्लास 11th में नाम पढ़ा हुआ है जी, इसको इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट बोलते हैं। मैं क्लास 11 में बोला करता था, ये होस्ट ये गेस्ट, ठीक, जैसे हम कहा करते हैं हमारे कमरे के अंदर, मतलब सो कॉल्ड ड्राइंग रूम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता नॉर्मली जिसको हम कह सकें कि वो ड्राइंग रूम के अकॉर्डिंग है। वही ड्राइंग रूम में बैठ के ही हम कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मतलब जो भी हमारा वो ड्राइंग रूम है, दैट इज लाइक अ बेडरूम टू अस। सो लेकिन जैसे ही हमारे गेस्ट आते हैं, हम फटाफट से सोफे सेट करते हैं, चेयर सेट करते हैं, है ना, और सेट करके जगह बनाते हैं कि आने वाले गेस्ट आके एडजस्ट हो सकें, बैठ सकें। बस वो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग एक तरह से ड्राइंग रूम को सेट करना है जी, वो सेट हुआ, शिफ्ट हुआ, ताकि वो नई चीजों को ऐड करा सके, ऐसा हुआ जी, और दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन गए। अब मेजर कौन सा होगा, उसके लिए हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस देखनी पड़ेगी। अभी तक तो हमने सिर्फ ये बताया कि नेट ये है, लेकिन हिंट दिया था पहले ये बाद में ये, तो अगर वैसा देख लेते हैं तो एक काम करते हैं, इसी के अंदर से मैकेनिज्म नीचे को निकाल देते हैं। अगर H प्लस का अटैक दिखा दें फर्स्ट, ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या होगी जी,
ऑप्शन या तो बन गई जी CH3 CH CH2, या तो H हमने यहां लगाया था, ठीक है जी, या फिर हम कह सकते हैं जी CH3 CH CH2, या हमने H अंदर की तरफ लगाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ऐड क्या हो रहा है, पॉजिटिव चीज, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव शुड गिव यू पॉजिटिव, दैट्स राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां माइनस आना चाहिए था, बट जाके फटाफट से H प्लस लग गया, माइनस दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही H लग गया, जिस कार्बन से पाई बॉन्ड खींच लिया गया था उस कार्बन पे तो कुछ नहीं लगा, अभी वहां पे अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो या तो पॉजिटिव यहां बनेगा। दोबारा समझो जी, पाई बॉन्ड था दोनों कार्बन के बीच में, एक को तो H दे दिया, दूसरे को कुछ भी नहीं दिया, अभी अभी आना बाकी है, तो उस पर अभी पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। ऐसे जब H अंदर की तरफ लग गया तो पॉजिटिव यहां आ गया जी। सो ये कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन गया, यही तो कहा था, आयनिक मैकेनिज्म है जी। सो कार्बोडाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब इसके ऊपर अटैक होगा जी क्या, Br माइनस का, और दोनों में से, ठीक है, अगर यहां लगा तो फिर ये बन गया, यहां लगा तो फिर वो सेकंड पॉसिबिलिटी बन गई। अब बात आती है जी, अब इफ यू कैन नोटिस दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकटायन, दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो क्या ख्याल है जी, कौन ज्यादा स्टेबल होता है जी, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, दिस इज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। अभी पिछले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने बताया था, हर जगह जहां इंटरमीडिएट बनता है वहां जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर। तो यहाँ पे ये मेजर होगा जी और ये माइनर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज मेजर, दैट वन इज माइनर। नाउ ब्रोमीन ने अपनी लोकेशन या तो सेकंड कार्बन पे लगाई या फर्स्ट कार्बन, इन दोनों में क्या फर्क है जी, लोकेशंस ऑफ Br माइनस अटैक लीड्स टू, ठीक है जी, लोकेशंस ऑफ Br माइनस अटैक, डिफरेंट लोकेशन, सॉरी, different locations of Br minus attack leads to different position isomers, different position isomers, ये जो कंपाउंड्स बने ये पोजीशन आइसोमर्स बन गए, ठीक है जी, पोजीशन आइसोमर्स हैं। दिस इज कॉल्ड, लेट्स से, डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स, वन इन मोर अमाउंट, वन इन मोर अमाउंट देन अदर, वन इन मोर अमाउंट देन अदर्स। इस चीज को होने को एक टेक्निकल नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड रीजियो सिलेक्टिव नेचर। मतलब जो ब्रोमीन का अटैक हुआ, रीजियो इज अ वर्ड विच मींस रीजन, रीजन का मतलब है लोकेशन, उसने सिलेक्ट करा कि मैं किस लोकेशन पे ज्यादा जाऊं, मेजर माइनर का बनना, दैट इज कॉल्ड एज रीजियो सिलेक्टिव नेचर। तो ये रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, वाया कार्बोकटायन इंटरमीडिएट आयनिक मैकेनिज्म में जो एडिशन ऑफ HX हुआ है, ये एक रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, क्योंकि इसमें मेजर माइनर पोजीशन आइसोमर्स बन रहे हैं, सही है जी। सो मेन बात, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना था, मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग बना, ये सारा कुछ यहां तक क्लियर है जी। बीच में अगर ऑप्शन होती तो रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ C पॉजिटिव में टेक प्लेस। बीच में जहां भी कार्बोकटायन बनेगा, याद करो SN1 में भी हो सकता था, जहां जहां कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा वहां वहां रीअरेंजमेंट हो सकती है, तो यहां भी हो सकती है जी, क्या खास बात है। चलो यहां तक तो समझ आ गया जी, ये तो पूरा आपको प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म से बता दिया कि ये मेजर है, लेकिन क्लास 11th में ही हमने इसका एक शॉर्टकट भी करा था जी। तो एक शॉर्टकट रूल बोलते हैं जी, बोलते हैं जी क्या, लेट्स से एक टर्म होती है, उसका नाम होता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्या जी, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या होता है जी, प्रोडक्ट ये एडिशन रिएक्शंस के लिए ही होता है, एडिशन रिएक्शन, जब एक चीज दूसरे में जाके ऐड हो रही है, सिर्फ मार्कोनिकॉफ वर्ड तब यूज कर रहे हैं, हर जगह नहीं। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट formed by addition of negative part
on carbon having lesser hydrogens, that is more branched carbon. दोबारा देखो जी, इधर आ जाओ, ये देखो जी, हमारे दो कार्बन्स थे जिनके बीच में डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड था. जब ब्रोमीन में लगना है वो इस कार्बन पे भी लग सकता है, इस पे भी. प्लीज अंडरस्टैंड, इस कार्बन पे राइट नाउ कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? दो. इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? एक. तो अगर वो इस कार्बन पे लग जाए जिसपे हाइड्रोजन कम है, लेसर हाइड्रोजन, या ब्रांचिंग के टर्म में देखो, इस कार्बन की केवल लेफ्ट साइड पे ब्रांच जा रही है, इस कार्बन पे लेफ्ट पे भी ब्रांच है, राइट पे भी, इस पे हाइड्रोजन कम है, ब्रांचिंग ज्यादा है. अगर इस पे ब्रोमीन लगे तो उसको हम मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं जी. तो ये मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है जी. दिस वन इज योर मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट. नाउ कहा जाता है जी मार्कोनिक ऑफ रूल. मार्कोनिक ऑफ रूल वो क्या है? मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट इन मेजर अमाउंट. इन मेजर अमाउंट वो मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट वन था, बट अगर वो मेजर बना तो हम बोलेंगे कौन सा रूल फॉलो हो गया? मार्कोनिक ऑफ रूल. सो ऐसे प्रोडक्ट का मेजर बनना इज कॉल्ड एज मार्कोनिक ऑफ रूल. बट बेटा ये एक शॉर्टकट सा तरीका है, मैं इसको बार बार 11th से बोलता आ रहा हूं ऐसे. दिस इज शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट है. दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक, नॉट लॉजिक. लॉजिक हम पहले कर चुके हैं जी. क्या क्या? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट डिसाइड्स मेजर प्रोडक्ट. मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से मेजर प्रोडक्ट का डिसाइड होना, इस तरह से चीजों का होना, ये है लॉजिक. दिस इज लॉजिक. प्रॉपर लॉजिक यही है. ये लॉजिक नहीं है, एक शॉर्टकट टेक्निक है जी. कई बार लोग पूछ लेते हैं जी क्या मार्कोनिक ऑफ मेजर है कि नहीं, तो पता होना चाहिए मार्कोनिक ऑफ क्या होता है. बट हम डायरेक्टली मार्कोनिक ऑफ से मेजर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारे लिए वो एक शॉर्टकट ही है. हम तो लॉजिक लगाएंगे, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट डिसाइड्स मेजर प्रोडक्ट. समझ आ रही है जी बात? ये हमारा आयोनिक मैकेनिज्म से होने वाला एडिशन था जी. इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं जी. क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. पहले अटैक H पॉजिटिव का हुआ. H पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल है. फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स. पहले अटैक क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं. आयनिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी बोलते हैं, कार्बोडाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, यहां पे आ जाओ जी. रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स. अगेन इसमें दो तरह के रिएक्टेंट्स हैं जी. एक तो HBr लिया, HBr की जगह मैं और कोई HX भी ले सकता हूं जी. रिएक्टिविटी ऑर्डर्स फॉर अगर HX लें, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI. ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HX. बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, जो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बाय चांस वही उनकी रिएक्टिविटीज का भी ऑर्डर है. HF is less than HCl is less than HBr is less than HI. वो क्यों? जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी जल्दी H प्लस देगा, उतनी जल्दी अटैक होगा, उतनी जल्दी रिएक्शन होगा जी. सही है जी. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर HX तो ये है जी. इसके अलावा फॉर एल्कीन्स, ठीक है जी, रिएक्टिविटी proportional to stability of कार्बोकटायन इंटरमीडिएट. अगेन इंटरमीडिएट बना के देखना, जिसका कार्बोकटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वही एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. फिर वही बात, जहां इंटरमीडिएट बनता है वहां पे रिएक्टिविटी एज वेल एज मेजर प्रोडक्ट वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के ऊपर बेस हुआ करता है जी. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया जी. सेकंड का ए पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाया कार्बोकटायन इंटरमीडिएट. सेकंड के बी पार्ट पे आते हैं जी. ये रिएक्शन सारे दे सकते हैं जी. HF, HCl, HBr, HI सबके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर कर दिया. ठीक है जी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर सबके लिए है, विच शोज दैट हम यहाँ HBr की जगह HCl या HI भी यूज कर सकते थे.
क्लियर है जी बात। मूविंग ऑन टू सेकंड का बी पार्ट। सेकंड के बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड का बी, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल addition, free radical addition of क्या जी, HBr, not HF, HCl, HI। ठीक है जी, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxides, in presence of what, peroxides, HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxides, ऐसी एडिशन। और इस बार जो एडिशन है वो फ्री रेडिकल एडिशन है, मतलब मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होने वाला है। और ये एडिशन ना HF में होती है, ना HCl में होती है, ना HI में, सिर्फ HBr ऐसा रिएक्शन देता है। इसको हम एक नाम भी दिया करते थे अगर आपको याद हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज खराश इफेक्ट। क्या नाम देते थे जी, खराश इफेक्ट। अगेन जितने भी रिएक्शंस अभी तक मैंने करे हैं सब क्लास 11th में कवर्ड है जी, मैं लेकिन सारे डिटेल में दोबारा बना रहा हूँ, सब अच्छी तरह से आपको काम करा रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई 11th का पार्ट है सर ने पता नहीं कराया कि नहीं, नहीं, जो जो चीज जरूरी मैं सब अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझो। खराश इफेक्ट की अगर हम बात करें तो पहले तो हम रिएक्शन लेके एग्जांपल समझाते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में मैंने डाला HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ऐसे भी लिखा सकते हैं, R2O2, ये पेरोक्साइड है जी। पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, पेरोक्साइड हैविंग परऑक्सी लिंकेज, जिसके अंदर परऑक्सी लिंकेज होती है उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। परऑक्सी लिंकेज क्या होती है जी, O बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, जिसके अंदर ऐसा लिंक होगा उसको पेरोक्सी लिंकेज और पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है जी, R2O2 एक पेरोक्साइड है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में जब HBr डाला लेकिन साथ में पेरोक्साइड डाला तो अब कमाल क्या हुआ जी, प्रोडक्ट क्या बने जी, CH3CH2, यहां लग गया लेट अस से H, यहां लग गया Br प्लस CH3CH2, यहां लग गया Br, यहां लग गया H, ऐसा हो गया जी। क्या खास नजर आ रहा है जी, ये तो वही है जो हमने 2 के A में बनाए थे, सेम प्रोडक्ट्स। क्या, इस HBr को दो हिस्सों में तोड़ा जाए, ठीक है जी, नौ कमाल की बात, इसमें जो दो हिस्से बनेंगे H डॉट Br डॉट बनेंगे जी, नॉट आयोनिक मैकेनिज्म। इसमें आयंस में टूट के रिएक्शन नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स बन के रिएक्शन होगा, वो मैकेनिज्म बताने की कोशिश करूंगा बट अभी थोड़ा ब्रीफ में देखो। H डॉट Br डॉट ऐड होंगे जी। अब अगेन जैसे मैंने कहा जी, ये गेस्ट लोग आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड का सोफा हिलेगा, इस बार सोफा इस तरह से हिलेगा, जिस तरह के लोग आते हैं उस तरह से पाई बॉन्ड में शिफ्टिंग होती है। अगर आयंस आते तो पाई बॉन्ड पूरा एक तरफ शिफ्ट होकर आयंस बनते, अगर फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं तो ये होमोलाइसिस हो रहा है, ये अगेन होमोलाइसिस हो रहा है। होमोलाइसिस क्या होता है जी, बॉन्ड का इस तरह से टूटना कि फ्री रेडिकल्स बन जाए उसको होमोलाइसिस बोलते हैं। और आपको याद होगा जी, होमोलाइसिस होने के लिए, होमोलाइसिस रिक्वायर स्पेशल कंडीशंस लाइक या HNu या पेरोक्साइड्स। हमने जो आज पहला फ्री रेडिकल रिएक्शन करा था उसमें HNu आया था, ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या डाले हैं, पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड भी हाँ होमोलाइसिस कराता है, HNu भी होमोलाइसिस कराता है, दोनों से फ्री रेडिकल्स बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो सही है जी। सो H डॉट Br डॉट ने ऐड करा तो H एक तरफ Br एक तरफ, या उल्टा, ये H और Br ऐड हुए हैं जी। ठीक है जी, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है। फिर से दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, फिर से रीजियो सिलेक्टिव है, कोई एक मेजर होगा वह वहीं पे चेंज है जी 2A से। इस बार मेजर ये है जी और इस बार ये माइनर है जी। और अभी जो मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल कराया था, अब ये कमाल की बात, मैंने कहा था मार्कोनिकॉफ रूल एक शॉर्टकट रूल है, क्यों कहा था आप समझो। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करता या वहां ऐड होता जहां कार्बन पे ब्रांचिंग ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है। तो ये वो कार्बन है जिस पे हाइड्रोजन कम है, एक ही है, इस पे दो है, इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा जी,
ये तो रेडिकल्स आ रहे हैं। बट अगर मैं इसको लाइक पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिन करो, अगर इसमें तोड़ते और मानते, अज्यूमिंग, ठीक है जी, अज्यूमिंग बी आर एज बी आर माइनस, हालांकि वो आया नहीं है, आया तो बी आर डॉट है, बट अगर मैं इसको बी आर माइनस मानता, क्योंकि डॉट तो ये बहुत रेयरली बनता है, ज्यादातर तो ये हैंड्स में टूटता है, तो दिमाग में वही आता है। अज्यूमिंग बी आर एज बी आर माइनस, क्लियरली एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर है जी, एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर, ये कमाल की बात है जी। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर है, मतलब Br minus on carbon having more H, that is opposite to Markovnikov, opposite to Markovnikov, इसीलिए इसका नाम रखा एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव वहां जाना था जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम थे। अब इस बार मैंने मेजर उसको बनाया जहां पे ब्रोमीन नेगेटिव वहां लगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस के अंदर फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr में एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जी, जो 2A और 2B को डिफरेंशिएट करती है। 2A में नॉर्मली मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होके मार्कोनिकॉफ मेजर बनता है, बट वहां भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। यहां पर भी एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर नॉर्मली एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर बनता है। बट अभी तो शॉर्टकट था जी, दिस इज अगेन अ शॉर्टकट टेक्निक, ये भी शॉर्टकट टेक्निक है। अगर लॉजिक देखें जी, तो लॉजिक तो यही कहता है जी, आइडेंटिफाई करो भैया कौन इंटरमीडिएट बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग मेजर होगा। तो पहले बेसिक बताया जी, फ्री रेडिकल एडिशन है, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बन के एडिशन होगी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी जरूरी है, मेजर एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, वो भी ये अज्यूम करके कि बी आर डॉट नहीं, बी आर माइनस था। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म से जस्टिफाई करें, लो जी इसका मैकेनिज्म मैं यहां दिखा रहा हूं जी, मैकेनिज्म देखो जी। अब इसके अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, सबसे पहले इनिशिएशन, वो क्यों जी, क्योंकि मैंने बोला था जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो 3 स्टेप्स होंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। अगर मैं इसकी इनिशिएशन की बात करूं तो वो होता है जी, जो भी आपने HBr लिया, इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं जी, जो आपने पर ऑक्साइड लिया ROOR, वो टूटा थोड़ा सा हीट करने पे, RO रेडिकल्स बन गए, ठीक है जी, प्लस RO रेडिकल। अब ये RO रेडिकल जाके अटैक कर रहा है HBr पे, और उससे ROH प्लस Br रेडिकल बन गया, ठीक है जी। Br रेडिकल अटैकिंग रेडिकल है, इनिशिएशन हो गया जी। अब आ गए प्रोपगेशन पे। जो ये पेरोक्साइड था, ठीक है जी, इसको इस बार इनिशिएटर बोलते हैं, इनिशिएटर, जिसके आने से अटैकिंग फ्री रेडिकल बनने में हेल्प मिली, उसको बोलते हैं इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन है, देखो हमें RO रेडिकल का अटैक नहीं कराना, यहाँ पे पेरोक्साइड जो है कैटालिटिक अमाउंट में होता है, थोड़ा सा शुरू कराता है रिएक्शन, Br रेडिकल जनरेट करवाने में हेल्प करता है, तो उसको इनिशिएट करने में हेल्प करता है, इसलिए पेरोक्साइड को इनिशिएटर बोलते हैं। सही है जी। प्रोपगेशन होगी, प्रोपगेशन में तो पहले ही बोला था 2 पार्ट्स होते हैं, A एंड B। प्रोपगेशन का पार्ट A, जो हमारा वो एल्कीन था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसके ऊपर Br रेडिकल ने अटैक करा। अब मैंने पहले ही कहा था इसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे होनी है, वो बता ही दिया था, हाफ ऑफ बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलाइसिस होगा। तो जब ऐसा होगा तो बनेगा क्या, CH3CH CH2 Br यहां लग जाए डॉट, और CH3CH Br CH2 डॉट, यहां फर्क, या तो ब्रोमीन यहां लग जाए या ब्रोमीन यहां लग जाए, दोनों में से एक जगह, जहां भी ब्रोमीन लगेगा वहां तो ठीक है, दूसरे कार्बन पे रेडिकल बचा रहेगा। अब ध्यान से देखना जी, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये वाला जो है ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, दिस इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही। खैर अभी तो प्रोपगेशन चल रही है जी, प्रोपगेशन का ही दूसरा स्टेप, मैं अभी मोर स्टेबल वाले को आगे ले चलता हूं।
CH3 CH डॉट। आपको याद है प्रोपोगेशन में क्या होता था? प्रोपोगेशन के पार्ट ए में कोई रेडिकल आके अटैक करता था, उससे कार्बन फ्री रेडिकल बनता था, फिर जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनता था, फिर वो ज्यादा स्टेबल वाला फ्री रेडिकल फिर क्या करता था? मैंने क्या बोला था? बदला लेगा, दोबारा अटैक करेगा, वापस टिट फॉर टैट करेगा। तो ये चीजें याद रखती हैं रहती हैं जी। फिर अगर ऐसे हंसी मजाक में याद कर ले तो जो ये कार्बन फ्री रेडिकल बना, इस कार्बन फ्री रेडिकल ने वापस फ्रेश HBr पे अटैक मारा, CH2Br। फिर से इसने HBr पे अटैक मारा, अब इसने HBr से H निकाल लिया और बन गया CH3 CH CH2, यहाँ Br, यहाँ H प्लस Br रेडिकल। मतलब ये गया और यहां से इसने H निकाल लिया, H मेरे को दे, तो Br रेडिकल फिर बन जा। Br रेडिकल से काम शुरू हुआ, Br रेडिकल पे ये काम खत्म हुआ, इससे चेन कंटिन्यू कर जाएगी, प्रोपोगेट हो जाएगा, इसीलिए इसको प्रोपोगेशन बोलते हैं। ये आपका मेजर प्रोडक्ट था, मेन प्रोडक्ट था, ये बन गया जी आपका प्रोपोगेशन में मेजर प्रोडक्ट, ये रहा। तो इस बार जो मेजर प्रोडक्ट बना, लॉजिक फिर वही था जी, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के करस्पॉन्डिंग बना। मैं इसकी टर्मिनेशन नहीं दिखा रहा जी, टर्मिनेशन इज जस्ट रिकॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल्स, वो स्किप मार रहा हूं। जनरली मैकेनिज्म में प्रोपोगेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, उसी में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वही मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। तो ये मेजर क्यों था? इस मेजर का एक्चुअल लॉजिक क्या है जी? लॉजिक क्या था जी? करस्पॉन्ड्स टू मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। जो भी सी डॉट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट? कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, उसके करस्पॉन्डिंग मेजर बना। कहने को वो एंटी मार्कोनिकॉफ है, दैट इज अ शॉर्टकट टेक्निक, बट असली बात ये है जी, दिस इज द लॉजिक। तो हमारा दिमाग तो ऐसे ही चलना चाहिए, जहां पे फ्री रेडिकल अगर बनता तो वहां पे करस्पॉन्डिंगली मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक छोटी सी बात समझने वाली जो मैं अपने माइंड में याद रखता हूं, 2A और 2B में मेजर प्रोडक्ट्स उल्टे बनेंगे, ये बात गारंटी है। वो क्यों? नॉर्मली ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 2A में पहले अटैक H प्लस का हुआ था, फिर Br माइनस का, लेकिन इसके अंदर पहले अटैक किसका हो रहा है? Br का, और बाद में क्या लगाया जा रहा है? H। उल्टा हो गया, उसमें H पहले लगता है, Br बाद में, इसमें Br पहले लगता है, H बाद में। तो ये फर्क है, बट मैकेनिज्म इसमें क्या है जी? फ्री रेडिकल। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ रही है जी? अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल बोर्ड्स का क्वेश्चन क्या, कि ये रिएक्शन HBr देता है बट HF HCl HI क्यों नहीं देते? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का लास्ट नोट। ठीक है, आज हम इसके बाद रिएक्शन नहीं करेंगे जी, बस यही कंप्लीट करना है। नोट कर लेते हैं जी, नोट क्या? HF HCl HI। ठीक है जी, ये हमने पहले ही बोला था कि ये क्या नहीं देते जी, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट वाला, खराश इफेक्ट वाला, पेरोक्साइड इफेक्ट वाला रिएक्शन नहीं देते जी। ठीक है जी, HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैन नॉट, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ जी, HF HCl HBr HI, ऐसे दिखा रहा हूँ जी। HF और HCl दोनों में स्ट्रॉन्ग HX bond cannot produce X radical, in presence of peroxide, दिक्कत ये होती है जी, ये दोनों ये वाला स्टेप ही नहीं कर पाते, वो फ्री रेडिकल जो अटैक करे वो बन ही नहीं पाता। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन इनमें तो इसलिए नहीं होता, आपको याद होगा नीचे को बॉन्ड HX बॉन्ड वीकर हो रहा है जी, HX बॉन्ड बिकमिंग वीकर डाउनवर्ड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हेलोजन का साइज बड़ा हो रहा है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो रही है, बॉन्ड कमजोर हो रहा है, तो ऊपर वालों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग था, स्ट्रॉन्ग HX बॉन्ड, द X रेडिकल्स नॉट प्रोड्यूस्ड, तो फिर रिएक्शन ही नहीं हुआ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। HBr तो देता है जी, ठीक है जी, गिव फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये तो हमने अभी कर ही लिया जी। चलो और HI की कहानी अलग है। HI में क्या है जी? ऑल्दो
HI bond much weaker can produce I radical, but I radical does not attack much due to very weak CI bond। कहते जी माना कि HI बॉन्ड मच वीकर है, टूट जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, बट CI बॉन्ड और भी वीक है, क्योंकि जहां पे जाके आयोडीन में लगना है वो बॉन्ड इतना वीक है कि वो बनना ही पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे आई रेडिकल डज नॉट अटैक नहीं करता जी। आई रेडिकल, ठीक है जी, कंबाइंस टू फॉर्म आयोडीन, I2 बन जाता है, बट फ्री रेडिकल एडिशन फिर नहीं होती। इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, रेडिकल बनता नहीं, इसके अंदर और रिएक्शन हो जाता है फ्री रेडिकल वाले मेथड से। HI में बॉन्ड तो वीक है, आई रेडिकल तो बनता है, वो अटैक नहीं करके राजी, कहता जी CI बॉन्ड बना के क्या फायदा, वो तो बहुत ही वीक बॉन्ड है, तो फिर वो अपने आप से जुड़ जाता है, I2 बन जाता है। तो इसलिए ना HF, ना HCl, ना HI, 1 2 3 ये तीनों ये वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते। तो अब समझने वाली बात, लो जी फटाफट से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जी। देखो अगर मैं कह रहा हूं जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, इसमें मैं डालता हूं HBr अकेला, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। फर्क क्या है जी, ये कार्बोकटायन मैकेनिज्म, ठीक है जी, कार्बोकटायन मैकेनिज्म, और नॉर्मली मार्कोनिकॉफ मेजर, इसमें ऐसा होता है जी। What about this? इसमें HBr पर ऑक्साइड में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नॉर्मली एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर, तो HBr परऑक्साइड के बिना कुछ और करता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में कुछ और करता है। वही, ठीक है जी, वही अगर मैं डालता हूं जी HF HCl HF और HCl और HI, ठीक है जी, फॉलोज कार्बोकटायन मैकेनिज्म, रिएक्शन होगा, कार्बोकटायन मैकेनिज्म से बनेगा, मार्कोनिकॉफ मेजर बनेगा, परऑक्साइड्स की प्रेजेंस में या परऑक्साइड्स की एब्सेंस में, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या, परऑक्साइड्स। इनमें परऑक्साइड्स डालने से मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं आएगा। HBr परऑक्साइड के बिना अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है, परऑक्साइड के साथ अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है। लेकिन जो HF HCl HI हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, परऑक्साइड डालो चाहे ना डालो, उनका मैकेनिज्म तो वही कार्बोडाइन का रहना है और उनमें मार्कोनिकॉफ वाला ही मेजर बनते रहना है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक अपनी लेमेन्स लैंग्वेज में एक चीज कहता हूं जी, मार्कोनिकॉफ मेजर क्या है, दोबारा बताओ। मार्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट क्या था, जिसमें नेगेटिव हिस्सा जाके उस कार्बन पे लगे जिसमें हाइड्रोजन कम है, ब्रांचिंग ज्यादा है, उसको हमने थंब रूल ऐसे याद किया हुआ है, 11th में भी याद कराया था। नेगेटिव हिस्से का उस कार्बन पे लगना जो थोड़ा अंदर की तरफ है, ज्यादा ब्रांच वाला अंदर की तरफ होगा, वो मार्कोनिकॉफ होता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ जिसमें नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन पे लगे जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, ब्रांचिंग कम है, यानी बाहर वाला कार्बन। कोने की तरफ ब्रोमीन को लगाना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ कराओ, और अंदर की तरफ ब्रोमीन को लगाना है तो मार्कोनिकॉफ कराओ। जब हम कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। बोर्ड में आते हैं जी ऐसे क्वेश्चंस, ये मत सोचना कि ये सारा कुछ कंपटीशन का चल रहा है, नहीं नहीं, मैं हर बार बीच बीच में आपको बता रहा हूं कि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो बोर्ड लेवल क्वेश्चन की why HF HCl HI does not show anti Markovnikov addition in the presence of peroxides, because ये फ्री रेडिकल बनाते नहीं और इस केस में फ्री रेडिकल अटैक नहीं करता। HBr में तो हो ही जाता है जी। क्लियर है जी बात। तो ये हमारे दो रिएक्शंस कंप्लीट हो गए जी,
preparation reactions of monohalides में 2 कंप्लीट हुए with the detailed mechanism, important points. I know स्टार्टिंग में थोड़ा हर रिएक्शन में टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे यही रिएक्शन अगले चैप्टर्स में रिपीट होने, सो हमारे लिए काफी काम आसान हो जाएगा. जो करें अच्छे से करें, है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये सारा कुछ पक्का तब होगा जब आप रिवाइज करोगे, हो सके तो दोबारा से अपने हाथ से लिख के देखोगे, रिटन प्रैक्टिस करोगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. जो शीट्स मैं दूंगा, जो बुकलेट मैं दूंगा, प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो जो मैं आपको मेंशन करूंगा, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ये चीजें परमानेंट नहीं होंगी, पक्की नहीं होंगी. सो प्लीज कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस एज दे आर गिवन टू यू. इकट्ठा मत करो. क्लियर है जी बात? दैट इज ऑल फॉर द डे. आज हम यहाँ रुकते हैं जी, यहां से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.